सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी तमाम अहम खबरें। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। विदेशी मदद हासिल करने से जुड़ी बाधाओं को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री पिनराई विजयन केंद्र के साथ करेंगे उच्च स्तरीय वार्ता। विदेश मंत्रालय का विदेशों से चंदा लेने से इनकार। बाढ़ को मानव जनित त्रासदी बताते हुए कांग्रेस ने की न्यायिक जांच की मांग। मुख्यमंत्री का आरोपों से इनकार। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का कहर, 12 लोगों की मौत। राहत और बचाव में जुटी एनडीआरएफ। राज्य के 21 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की हालात की समीक्षा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गुजरात में 1 लाख से ज्यादा मकान तैयार। 26 जिलों के लाभार्थियों के सामूहिक ई गृह प्रवेश समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जूनागढ़ में कई विकास योजनाओं का भी करेंगे शुभारंभ। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर का निधन, 95 साल की उम्र में दिल्ली में ली आखिरी सांस। पत्रकारिता जगत में शोक की लहर। और एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। निशानेबाजी में स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला निशानेबाज बनी राही सरनोबत। चौथे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने जीते 4 कांस्य। भारत की झोली में अब तक 15 पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1 दिवसीय गुजरात दौरे पर जाएंगे और कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री वलसाड जिले के जुजुआ गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के सामूहिक ई गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां राज्य के 26 जिलों में आवास योजना के लाभार्थी एक साथ गृह प्रवेश करेंगे। वलसाड में आयोजित कार्यक्रम में दक्षिण गुजरात के 5 जिलों के लाभार्थी शामिल होंगे, जबकि बाकी के जिलों में सामूहिक गृह प्रवेश का आयोजन प्रखंड स्तर पर किया जाना है। इन जिलों में आयोजित कार्यक्रमों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वलसाड समारोह से जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत गुजरात में 1 लाख से ज्यादा आवास तैयार कर लिए गए हैं। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे, जिनमें दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान शामिल है। इसके अलावा महिला बैंक सहायकों को नियुक्ति पत्र और छोटे एटीएम वितरित किए जाने का भी कार्यक्रम है। इसके बाद प्रधानमंत्री जूनागढ़ में 450 करोड़ रुपए के विकास कार्यों से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे, जिसमें 300 बेड वाले नवनिर्मित सिविल अस्पताल भी शामिल है। प्रधानमंत्री गांधीनगर स्थित गुजरात फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री को आज गांधीनगर में ही आयोजित एक बैठक में भी शामिल होना है। प्रधानमंत्री का वलसाड और जूनागढ़ में जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। और अब केरल बाढ़ से जुड़ी खबरें। केंद्र सरकार ने केरल में आई बाढ़ के बाद विदेशों में मदद की पेशकश की सराहना की है। हालांकि सरकार ने यह साफ किया है कि वो मौजूदा नीति के तहत बाढ़ पीड़ित केरल के लिए विदेशी सरकारों से वित्तीय सहायता स्वीकार नहीं करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि सरकार केरल में राहत और पुनर्वास की जरूरतों को घरेलू प्रयासों के जरिए पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि उन्होंने कहा कि गैर प्रवासी भारतीयों और फाउंडेशनों जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष में भेजे गए चंदे का स्वागत है। केरल में बाढ़ राहत अभियानों के लिए कई देशों ने मदद की पेशकश की है। एक तरफ यूएई ने केरल को 700 करोड़ रुपए की पेशकश की है, वहीं कतर ने 35 करोड़ रुपए और मालदीव ने 35 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की पेशकश की है। हालांकि केरल सरकार यूएई से चंदा स्वीकार करने के इच्छुक है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस संबंध में कहा कि यूएई से बाढ़ राहत सहायता प्राप्त करने में अगर कोई रुकावट है तो उसे दूर करने के लिए राज्य सरकार प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी से संपर्क करेगी। ഇതിനിടയിലാണ് 700 കോടി രൂപ UAEയിൽ നിന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത കാര്യം അറിയിച്ചിരുന്നു. ഈ സംഖ്യ പ്രഖ്യാപിച്ച ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തൻ്റെ ട്വിറ്ററിൽ ഇതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം സഹായിക്കുക സ്വാഭാവികമാണ്. അത് ലോകമെമ്പാടും നടക്കുന്നതുമാണ്. 2016 മെയ് മാസം കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ നയത്തിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ സ്വമേധയാ നൽകുന്ന സഹായം സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ UAE സഹായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില തടസ്സങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നതായി വാർത്തകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ വന്നു ചേരുന്ന തടസ്സങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക തലത്തിൽ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സഹായങ്ങളെ സർക്കാർ സർവാത്മന സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. बाढ़ से तबाह केरल में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। रेल और सड़क यातायात भी सामान्य होने लगा है। केरल में नौसेना ने अपना काम पूरा कर लिया है। नौसेना केरल में बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए 9 अगस्त से ऑपरेशन मदद चलाया था। 14 दिन तक चले इस अभियान में नौसेना के जवानों ने जान की बाजी लगाकर 16,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। केरल में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ में बंद कोच्चि एयरपोर्ट को 29 अगस्त से खोल दिया जाएगा। बारिश और बाढ़ की वजह से कोच्चि एयरपोर्ट को नुकसान हुआ है, जिसकी मरम्मत का काम जारी है। कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट परिसर में पानी घुस जाने के कारण यहां विमानों का परिचालन बंद कर दिया गया था। और इस समय हम आलपुझा चलेंगे, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन। अखिलेश, नौसेना का जो ऑपरेशन मदद था वो पूरा कर लिया गया है, लेकिन जाहिर तौर पर अभी जो राहत पहुंचाने का काम है वो जारी होगा और धीरे धीरे हालात पटरी पर लाने की कोशिश है, लेकिन फिर भी कितनी बड़ी चुनौतियां हैं, क्या देख पा रहे हैं आप? हाँ प्रीति, आपने ठीक कहा। नौसेना ने तो अपने काम को समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बचाव कार्य पूरा हो गया है। सरकार ने भी उन्हें कहा कि अब बचाव की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई इमरजेंसी होगी तो उसके हिसाब से काम किया जाएगा। लेकिन जो एयरफोर्स है या जो आर्मी है वो अभी भी राहत कार्य में लगी हुई है और कई हेलीकॉप्टर, सुबह से मैंने देखा है कि कई हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं, इधर उधर सामान लेकर जा रहे हैं। और जहाँ भी चूँकि रिलीफ की ज़रूरत है, लोग शिविरों में हैं, राहत शिविरों में हैं और राहत शिविरों में भी सामान पहुँचाने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ की ठीक है लोगों के पास पैसे हैं लेकिन सामान नहीं था, इसलिए उन इलाकों में भी ले जाने की ज़रूरत है। और अचानक इतना सामान अभी स्थानीय दुकानों में नहीं है कि वे लोगों की ज़रूरतें पूरी कर सके, इसलिए राहत के काम अभी चलेंगे। लेकिन 26 अगस्त को मुख्यमंत्री ने बुलाया है सेना के तीनों अंगों को और उनका एक फेयरवेल कार्यक्रम करने की योजना है। उनको धन्यवाद दिया जाएगा राज्य की तरफ से, यह एक योजना है। अब जो सबसे बड़ी चुनौती आ रही है वो यह आ रही है कि जगह जगह पे कचरे जमा है, घरों में खास करके। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ प्रीति, एक ख़ास बात यह है कि ये जो केरल है, केरल में इंक्रोचमेंट नहीं के बराबर है। और घरों के बाहर जिस तरह से कचरों का अंबार हम देखते हैं बहुत जगह लगे रहते हैं देश के अन्य कोनों में, यहाँ काफ़ी डिसिप्लिन लोग हैं, इसलिए सफाई करने का काम उतना ज़्यादा कठिन नहीं होगा जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ। इसके अलावा तीसरी बात यह है प्रीति कि स्थानीय तौर पे लोग दोस्तों की मदद से, रिश्तेदारों के एक समूह बनाकर एक घरों में जा रहे हैं, उनके यहाँ सफाई के काम कर रहे हैं। हालांकि वो खुद भी बता रहे हैं कि कई दौर में ये काम चलेगा। एक बार जो प्राइमरी बेसिक सफाई की जाएगी
उस बेसिक सफाई के बाद फिर कुछ दिनों के बाद एक बार और सफाई करनी होगी ताकि उसके दुर्गंध खत्म हो जाए, उसकी जो डैम्पनेस है वो ख़त्म हो जाए और जो कीड़े मकोड़े हैं वो नष्ट हो जाए। तो लोग प्रयास कर रहे हैं, अपने तरीके से भी प्रयास कर रहे हैं, सरकार की तरफ से भी प्रयास आ रहा है। कई जगह लोगों को शिकायतें भी हैं कि सरकार ने जो घोषणाएं की हैं वो घोषणाएं अमल में नहीं आ रही, हमारे पास कोई राहत नहीं पहुंच रहा है। तो चूँकि बड़े पैमाने पे क्षति हुई है और ख़ास करके ऐसे इलाकों में भी क्षति हुई है जो ग्रामीण है, जहां पशुओं की संख्या बहुत भारी तौर पे पशु मर गए हैं और डेयरी उद्योग केरल का बहुत ही बड़ा आगे बढ़ता हुआ उद्योग था, वहाँ भी एक समस्या खड़ी हुई है। तो वहाँ के लिए भी एक योजना बनाई जा रही है। और चौथी बात जो मुझे पता चली कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट यह निर्णय लिया है कि तकरीबन 1500 मकान ये शुरुआती दौर में बनाएंगे, 600 स्क्वायर फीट का, तकरीबन 5 लाख रुपए लगेंगे और वे अपने तौर पे 1 सितंबर से वो काम शुरू करेंगे और 3 महीने के अंदर उस मकान को देकर जो सबसे ज़्यादा नीडी हैं, जिनके मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं, उनको दिया जाएगा। तो सरकार अपनी तरफ से भी प्रयास कर रही है, लोग भी सामने आ रहे हैं और काफ़ी उत्साहवर्धक आपको लगेगा प्रीति, आप देखेंगे कि यंग लड़के अपना समूह बनाकर चल रहे हैं और उन्होंने राहत में भी काम किया है, कर रहे हैं और बचाव में भी उन्होंने काफ़ी काम किया है। मछुआरों ने काफ़ी योगदान दिया है। तो केरल का समाज इस मामले में काफ़ी आगे बढ़कर हिस्सा ले रहा है और बाहर से जो उनको सामग्रियां आ रही हैं, राहत सामग्रियां, उससे भी केरल को काफ़ी खुशी है कि देश पूरा उनको सहयोग कर रहा है। और एक आखिरी बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि यूएई से भले ही भारत ने राहत के लिए पैसे लेने से मना कर दिया है, लेकिन कल ही यूएई से एक विमान आया है जो वहाँ रह रहे भारतीय हैं, उन लोगों ने इकट्ठा करके राहत सामग्रियाँ भेजी हैं और तकरीबन 50 टन राहत सामग्रियाँ वो भेज रहे हैं भारत में, जो कि बाढ़ पीड़ित लोगों के काम में आएगी। बिल्कुल अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को हम तक पहुँचाने के लिए। और फिलहाल आप वहाँ आंखों देखी हम तक पहुँचा रहे हैं, अलग अलग रिपोर्ट के जरिए भी। केरल में बचाव का काम लगभग पूरा होने के बाद अब घरों और सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई के काम पर ध्यान दिया जा रहा है। इस काम में 3000 दस्तों को लगाया गया है। राज्य सरकार ने हर पंचायत वार्ड में साफ सफाई के लिए 25,000 और निगमों और म्युनिसिपल वार्ड को 50,000 रुपए मिलेंगे। हालांकि अब भी 14.5 लाख लोग करीब 4,000 राहत शिविरों में हैं। केरल में बाढ़ में फंसे पीड़ितों को बचाने का काम लगभग पूरा हो गया है। अब राहत एजेंसियों का जोर घरों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई पर है। इसके लिए स्वास्थ्य और स्थानीय विभागों के तहत 3000 दस्ते तैयार किए गए हैं। इन दस्तों ने घरों और सार्वजनिक स्थानों से गंदगी हटाने का काम शुरू कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक करीब 12,000 स्वयंसेवक साफ सफाई में लगे हैं। How do people go back? I mean, they have no clothes, they have no LPG gas supplies. Of course, all these would now be re-established quickly. The government of India has sent teams from NTPC and various electricity ministry has sent a lot of people. Now, what Kerala requires now is a huge army of carpenters, plumbers, electricians. केरल में 8 अगस्त के बाद से भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन में 231 लोगों की जान चली गई है, जबकि 32 लोग लापता हैं। अब भी 14,50,000 से अधिक पीड़ित राहत शिविरों में हैं। ये लोग 3,879 राहत शिविरों में रह रहे हैं। केरल में देश भर से राहत सामग्री पहुंच रही है। मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में मंगलवार तक 309 करोड़ रुपए की मदद पहुंची थी। अधिकारियों का मानना है कि बुनियादी ढांचे को ठीक करने में कम से कम 1 साल का वक्त लगेगा। Number of ponds have been washed away, number of culverts have been washed away. Many agricultural land may not get water in the next season. So in those terms, it will take huge money and efforts. It will take at least one year. बाढ़ का पानी उतरने के बाद सबसे दूषित पानी से होने वाली बीमारियों को रोकने का काम भी जारी है। इसके लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम गठित की गई है। बाढ़ के पानी के निकलने के बाद जो पानी जनित और वेक्टर जनित जो बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों को ना फैला जाए, इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और उसमें जहां ब्लीचिंग पाउडर, तो उन्होंने 30 टन ब्लीचिंग पाउडर मांग किया था। हमने वो ब्लीचिंग पाउडर लगातार हम 20 टन बेच चुके हैं। केरल में भारी बारिश का दूसरा दौर 8 अगस्त से शुरू हुआ था। कई दिनों तक तेज बारिश के चलते बांध लबालब भर गए और उनके गेट खोलने पड़े।
इससे राज्य के अधिकतर हिस्से पानी में डूब गए। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। केरल के चेंगन्नूर के पान्नार में लोग खुद घरों की साफ सफाई में लगे हैं। उनका कहना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा सेवा भारती उनकी मदद कर रहा है। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने सेवा भारती की ओर से साफ किए जा रहे घरों का जायजा लिया। चेंगन्नूर में बाढ़ से पीड़ित पंडानार के इस इलाके को देखिए, यह घर है। इस घर की हालत देखिए, इस घर में पूरा कीचड़ है। 15 को यहाँ पे पानी यहाँ पे आया था। 15 रात को फुल पानी भर गया था। कब निकले आप इस घर से? 17 को ये यहाँ पे सेवा भारती का वोट आया था। जो आरएसएस से बिलोंग करते हैं वो लोग यहाँ पे आए थे। वो हमें यहाँ इस शेड से रेस्क्यू किया। बोट सीधा यहाँ पे आया। इस बोट सीधा यहाँ पे आया। बोट सीधा यहाँ पे आया। Because there was 20 families who have been rescued by the Seva Bharti. तो इस तरह अभी जो काम ये बताया जा रहा है कि बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद सरकार कुछ सहायता कर रही है लोगों को सफाई करने में, तो कुछ सहायता इधर आई है क्या? अभी तक नहीं। अभी तक सेवा भारती का पीपल ही यहाँ पे आया है। कुछ लोग हैं। तो इधर कोई सफाई का काम चल रहा है? ये अभी हम वी स्टार्टेड नाउ। Our friends and families are there and we started by one house. दिखाइए कि क्या हालत है इस घर की। और इसके बाद ये इनका कहना है कि इनके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स और फिर सेवा भारती जो आरएसएस से जुड़ा हुआ संगठन है वह उसके लोग कुछ लोग मदद कर रहे हैं घर की सफाई करने में। किसी घर की सफाई में वो लोग लगे हुए हैं किसी घर में? हाँ, कौन से घर में? इस घर। तो ये कह रहे हैं कि सेवा भारती के लोग इस घर में सफाई कर रहे हैं। और चलते हैं देखते हैं कि उस घर में क्या सफाई हुई है। कोई सफाई किया है आप लोगों ने? हाँ, हम लोगों ने किया। पूरे हम लोगों ने कर दिया। क्या सफाई किया जा दिखाएंगे आपको? हाँ, वो हम लोग दिखाएगा आप लोग। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग ब्लीचिंग पाउडर और पता नहीं ये दिखाइए इनको क्या डाल रहे हैं। क्या ये सरकार से मिला है? अच्छा, इन्होंने खुद खरीदा है। ठीक है। तो स्थानीय तौर पर जनता और जिसका घर है सारे लोग सचेत हो गए हैं कि किस तरीके से अब घरों की सफाई की जा सकती है। और इनका ये भी कहना है कि ये सफाई लगातार चलती रहेगी और 1 महीने तक शायद ही इस घर को रहने लायक बनाया जा सकेगा। इस महामारी जैसी जो बाढ़ आई है उस बाढ़ के बाद जनता की इस ज़रूरत को सरकार को पूरा करना चाहिए। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए कैमरा पर्सन सुधांशु और सहायक अभिषेक के साथ चेंगन्नूर के पररोना इलाके से अखिलेश सुमन। केरल में वैसे तो बाढ़ का पानी उतर रहा है, लेकिन अब भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पहुंचने के लिए नाव के अलावा दूसरा जरिया नहीं है। ऐसे ही इलाकों में सेना की मदद से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने चेंगन्नूर जिले के ऐसे ही एक इलाके में राहत सामग्री पहुंचाने का जायजा लिया। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। चेंगन्नूर इलाके में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो पानी के अंदर हैं और वहां से लोग अभी नहीं निकले हैं या वे निकलना नहीं चाहते। तो आप देख रहे हैं इन ट्रकों से ये सामान राहत सामग्री जा रही है, इस नाव में लादी जाएगी और उसके बाद इस नाव में सैनिक बैठकर जाएंगे और उनको उनके घर तक सामान पहुंचाएंगे। तो इस तरह इस नाव को लेकर सेना के जवान इस पानी के अंदर जा रहे हैं। सब कुछ है जो आदमी को अपने घर में कुछ समय के लिए रहने को जरूरी है। ये तस्वीर राज्यसभा टेलीविज़न आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रही है केरल के बाढ़ग्रस्त उन इलाकों का जहां सबसे ज़्यादा बाढ़ से क्षति हुई और जहां सबसे ज़्यादा बाढ़ से लोग पीड़ित हुए। आप लोगों को ज़रूरत है इसका? हाउ लॉन्ग यू आर इन दिस विलेज? 7 weeks. 7 weeks. 7 More than 7 weeks. 7 weeks you are in this situation. So how are you spending your days here? We are not getting any food, anything. Now only some people are getting some food and materials. कुंदला गांव के लोग अभी सामने हैं। आप बताइए कितने दिनों से आप फंसे हुए थे इधर? ये मेरे ख्याल से 8-10 हो गया। हाँ, 8-10 दिन से है ना इधर परेशानी में हम लोग। तो कैसे आप लोगों ने समय बिताया? समय बिताने के लिए कुछ भी नहीं किया। सच बोला तो इतना टेंशन में था ताकि बाहर का न्यूज़ नहीं मिल रहा था। ये हमारा ख्याल से है ना, मेरे को है ना 53 उम्र है, अभी तक ऐसा पानी नहीं आया। ये खाने का सामान पहली बार इधर आ
नहीं, दूसरे एक और बार आया था, कल आया था। तो कहने का मतलब यह है इनका कि अभी भले ही लग रहा हो कि बाढ़ का पानी उतर गया है, लेकिन चूंकि दुकान में सामान नहीं है, इसलिए हो सकता है कि कुछ दिन और इनको राहत सामग्रियों की ज़रूरत होगी और उसके बाद फिर अपनी ये पुरानी गतिविधियों में लग जाएंगे और ख़ास तौर पे अपने घर को फिर से बसाने में। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए कैमरा पर्सन सुधांशु और सहायक अभिषेक के साथ बाढ़ पीड़ित इलाके से अखिलेश सुमन। इस बीच केरल में बाढ़ को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। विपक्ष राज्य सरकार को बाढ़ को लेकर घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ विपक्ष ने केरल बाढ़ को मानव जनित त्रासदी करार देते हुए इसकी न्यायिक जांच की मांग की है। The KSEB and the Water Resources Ministry is the sole responsible for this calamity. They didn't inform the people. Proper measures were not taken. Safety measures were not taken. And in the midnight when people were sleeping, all the dams were opened and the people became victim of that. The carelessness, without any planning, without informing the people, they opened all the dams. That is why the opposition is asking for a judicial inquiry into the whole episode, because this is a man-made disaster. This is not a natural calamity. और इधर मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश के चलते अलग अलग घटनाओं में अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी है। मौसम विभाग ने राज्य के 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने कंट्रोल रूम का गठन किया है। कुछ एक इलाकों में एनडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई है। भारी बारिश से पैदा हुए स्थिति के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और हालात पर निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए। लोगों को सावधानी बरतने के लिए भी कहा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां लेकर लखनऊ पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी के झूलेलाल पार्क में अटल जी की अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम रखा गया है, जहां तमाम मंत्रीगण भी शामिल होंगे। इससे पहले राजधानी लखनऊ में अटल जी की अस्थि कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसे लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। यात्रा के दौरान अस्थि कलश को जिन इलाकों से ले जाया जाएगा, वहां कई विधायक और राज्य सरकार के मंत्री मौजूद रहेंगे और दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देंगे। इसी तरह अन्य राज्यों में भी अटल जी के अस्थि कलश भेजे गए हैं, जहां राजधानियों से अस्थि कलश यात्राएं निकाली जाएंगी और सभी प्रखंडों से होकर गुजरेंगी। पूर्व प्रधानमंत्री के अस्थि कलश झारखंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश ले जाए जा चुके हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी आज बीजेपी नेता दिवंगत नेता के अस्थि कलश लेकर पहुंचेंगे। कल दिल्ली स्थित बीजेपी के पुराने मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के अध्यक्षों को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अस्थि कलश सौंपे थे। बीजेपी ने देश भर में अटल जी की अस्थि कलश यात्रा निकालने का फैसला लिया है। लखनऊ में मौजूद है हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह। फिलहाल उनसे हम बातचीत करेंगे। नवविक्रम, लखनऊ जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का कर्म क्षेत्र रहा और हम समझ सकते हैं यहाँ के लोगों का लगाव और भावनाएं उनके लिए बहुत ज़्यादा हैं। आज किस तरह का कार्यक्रम रहेगा लखनऊ में? प्रीति, जब यहाँ पर करीब 12 बजे के आसपास गृहमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुँचेंगे, उसके बाद से यहाँ पर कार्यक्रम का लगातार आयोजन किया जा रहा है। उस अस्थि कलश को पहले बीजेपी ऑफिस, यहाँ जो बीजेपी का मुख्यालय है लखनऊ में, वहाँ लेकर जाया जाएगा। इसके बाद झूलेलाल पार्क में एक सर्वदलीय सभा रखी गई है और उसके बाद गोमती नदी में अस्थि कलश को विसर्जित किया जाएगा। प्रीति, जैसा कि आपने कहा कि लखनऊ से बेहद खास रिश्ता रहा है अटल जी का। यहाँ अगर बात करें 47 के आसपास की, उन्होंने राष्ट्र धर्म पत्रिका का संपादन भी किया। इसके बाद वो यहाँ पर चुनाव भी लड़े हैं। 91 के बाद भी करीब 4 या 5 चुनाव यहाँ से अटल जी ने जीते हैं। तो लखनऊ से बेहद खास रिश्ता अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा है। जी प्रीति। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नवविक्रम इस जानकारी को हम तक पहुँचाने के लिए आपका। और अब एक अहम खबर, वरिष्ठ पत्रकार और राज्यसभा के पूर्व सदस्य कुलदीप नैयर का निधन हो गया है। कुलदीप नैयर 95 साल के थे और उन्होंने कल रात दिल्ली के अस्पताल में अंतिम सांस ली।
उनके निधन से पत्रकारिता जगत में शोक की लहर है। कुलदीप नैयर ने भारत सरकार के प्रेस सूचना अधिकारी के पद पर कई सालों तक काम किया। कुलदीप नैयर समाचार एजेंसी UNI, PIB, अंग्रेजी अखबार द स्टेट्समैन, इंडियन एक्सप्रेस समेत कई मीडिया संस्थानों के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे। नैयर जी कई सालों तक द टाइम्स लंदन के संवाददाता भी रहे। पत्रकारिता की शुरुआत में कुलदीप नैयर एक उर्दू प्रेस के रिपोर्टर थे। पत्रकारिता के अलावा कुलदीप नैयर ने अन्य क्षेत्रों में भी काम किया। 1990 में उन्हें ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था। इसके बाद 1996 में वो संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे। 1997 में कुलदीप नैयर को राज्यसभा की सदस्यता के लिए नामांकित भी किया गया और वो 6 साल तक राज्यसभा सांसद रहे। फिलहाल हम बात करेंगे विजय त्रिवेदी, वरिष्ठ पत्रकार जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, शुक्रिया राज्यसभा टीवी के साथ जुड़ने के लिए। कुलदीप नैयर जिनका 95 साल की उम्र में निधन हुआ है, अपने आप में देखें तो एक लंबा सफर, एक युग का अंत कहा जा सकता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। पत्रकारिता में उनके लिए मेरी श्रद्धांजलि तो है ही। मेरा उनके साथ लगातार बहुत संपर्क रहा, उनका स्नेह से बना रहा। एक ऐसे युग का अंत हुआ है जिसे आप एक ब्रेव जर्नलिज्म कह सकते हैं, बहादुर पत्रकारिता कह सकते हैं, कि जो किसी के आगे नहीं झुकने वाले जो पत्रकार होते हैं उनमें सबसे ऊपर नाम कुलदीप नायर का रखा जाना चाहिए। और एक अलग तरीके की सोच रखने वाले, अपने तरीके से काम करने वाले, देश के लिए काम करने वाले कुलदीप नायर हैं। इमरजेंसी में जब उन्हें स्टेट्समैन के एडिटर थे, उसके बाद भी उन्हें गिरफ्तार किया गया इसलिए कि वो इमरजेंसी के खिलाफ जर्नलिस्ट की एक बैठक अपने घर पर कर रहे थे। इस तरह का हुआ कि बाद में हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में जब वो उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ पिटीशन दायर की इस अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ, तो सरकार को पता चला कि कोई मामला नहीं बन रहा, तो सरकार ने उसको विड्रॉ करने की कोशिश की, लेकिन खुद नैयर अदालत में रहकर अपना केस वहां पर लड़ते रहे। इमरजेंसी के दौरान जेपी के साथ, जयप्रकाश नारायण के साथ उन्होंने बड़ा काम किया और इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के खिलाफ जो लोगों को इकट्ठा करने का काम था, लोगों को तैयार करने का काम था, वो नायर साहब ने किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो आपके अनुभव रहे, जो आपने देखा कुलदीप नायर के बारे में, उसको हमारे साथ साझा करने के लिए। जाहिर तौर पर पत्रकारिता जगत में शोक की लहर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर के निधन पर शोक जताया है। और अब रुख करेंगे खेल की खबरों का, और सबसे पहले खबरें 18वें एशियाई खेलों से जुड़ी। इंडोनेशिया में हो रहे 18वें एशियाई खेलों में भारतीय शूटरों का शानदार प्रदर्शन जारी है। महिला शूटर राही सरनोबत ने कल 25 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतकर भारत को चौथा गोल्ड मेडल दिलाया। इस तरह वो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई हैं। उन्होंने थाईलैंड के निशानेबाज को कड़े मुकाबले में हराकर ये सफलता हासिल की। इसी मुकाबले में एक और भारतीय निशानेबाज मनु भाकर को निराशा झेलनी पड़ी। उन्होंने क्वालिफिकेशन में 593 के रिकॉर्ड स्कोर के साथ फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन वो 6ठे स्थान पर रही। वहीं वुशु में भारत ने कल 4 कांस्य पदक हासिल किए हैं। निरोम देवी, संतोष कुमार, नरेंद्र ग्रेवाल और सूर्य सिंह ने ये पदक हासिल किए हैं। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। जाते जाते एक नजर डालिए देश भर में मौसम के हाल पर। नमस्कार।